है नॉर्मल एग्रीमेंट और दूसरा होता है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। नॉर्मल एग्रीमेंट क्या होता है ये हम बता दें कि नॉर्मल एग्रीमेंट दोस्तों 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प से आप नॉर्मल एग्रीमेंट। दोस्तों मैं हूँ आप देख रहे हैं एजीमत हो चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, जमीन जायदाद हम लोग खरीदते हैं तो एग्रीमेंट कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगा। तो सौदा हो जाता है, लेकिन सोचते हैं कि हम एग्रीमेंट इसको कैसे बनाएं, किस तरीके से हम एग्रीमेंट बनाएं ताकि जो हमें आगे चल के जो है कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं बिना एग्रीमेंट के भी जो पैसा से एडवांस पैसा दे देते हैं और आगे चल के उनके साथ धोखा हो जाता है ताकि उनका पैसा जो है डूब जाता है। लेकिन ऐसा आप लोग को नहीं करना है, कहीं ना कहीं से आपको जो एग्रीमेंट बनवाना जरूरी होता है। दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जब भी आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो एक दो प्रकार का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट दो प्रकार होता है, एक होता है नॉर्मल एग्रीमेंट और दूसरा होता है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। नॉर्मल एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि दोस्तों नॉर्मल एग्रीमेंट वो होता है कि जो कि हम 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प से हम लोग जो एग्रीमेंट बनवाते हैं, इसमें भी दो गवाह रहता है दोस्तों। और जो है जैसे कि हमने इसको जो है नॉर्मल एग्रीमेंट बनवाते हैं, इसको हम किसी भी कंप्यूटर वाले से टाइप कराकर जो है 50 रुपये की स्टाम्प या 100 रुपये की स्टाम्प से हम लोग जो है इसको नॉर्मल एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। ठीक है, इसका वैलिड जो होता है मैं आप लोग को बता दूं, नॉर्मल एग्रीमेंट का वैलिड सिर्फ जो है 11 महीने का ही होता है। ठीक है, 11 महीने के ऊपर का जो है इसका वैलिड अमान्य माना जाता है। तो इसलिए जो है नॉर्मल एग्रीमेंट अगर आपको जो है 1 साल से पहले यानी कि 11 महीने से पहले आपको रजिस्ट्री कराना है तो आपको जो है आप नॉर्मल एग्रीमेंट करा सकते हैं। और दोस्तों अब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता क्या है ये जान लेते हैं कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर बाकायदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराते हैं। तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में क्या होगा आपको कि यहाँ पर जब भी हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराएंगे तो यहाँ पे करीब जैसे ज़मीन का जो भी रेट होगा उसका स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर देकर हमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना रहता है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट थोड़ा सा खर्चे ज़्यादा पड़ जाते हैं और नॉर्मल एग्रीमेंट खर्चा कम होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 1 साल से ऊपर के लिए जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया जाता है। 1 साल से लेके आप 3 साल का जो है 1 साल से 1 ईयर से लेके आप 3 ईयर्स 3 साल के बीच का जो है आप बनवा सकते हैं। या फिर जो है आप जो है यहाँ पे जो है आप 3 साल से लेके 5 साल के बीच का बनवा सकते हैं। या फिर जो है आप 5 साल से लेके 10 साल के बीच का जो है आप यहाँ पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया जाता है कि इसका वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ता है। 1 साल के अगर आप 1 साल से 3 साल के बीच में अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाते हैं तो उस जगह पे आपका जो है यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा तो यहाँ पे 2 से 3% तक लगता है। और दूसरी बात जो है उसके ऊपर का अगर कराते हैं 3 साल से 5 साल कराते हैं तो यहाँ पे लगभग जो है 5% करीब जो खर्चा बैठता है। और जो है मान लीजिए कि अगर 5 साल से 10 साल का कराते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 7% से लेकर 10% तक का जो है आपको रजिस्टर्ड खर्चा पड़ता है। रजिस्टर करने का जो खर्चा यहाँ पे इतना % तक पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा सकते हैं या नॉर्मल एग्रीमेंट बना सकते हैं। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ जाएगा और नॉर्मल एग्रीमेंट में आपका खर्चा बहुत कम रहता है। काम दोनों वही करता है, लेकिन इसका वैलिड जो है आपका 11 महीने का रहेगा और इसका वैलिड आपका जो है इसका वैलिड आपका ज़्यादा रहता है। 1 साल से 3 साल तक या फिर 3 साल से 5 साल बनवा सकते हैं या 5 साल से 10 साल तक बनवा सकते हैं और उससे अधिक भी आप लोग रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में करा सकते हैं। आप दोनों के सहमति के अनुसार ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से कराना होता है। चलिए आप बात करते हैं कि एग्रीमेंट किस तरीके से लिखा जाता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी जमीन जायदाद का एग्रीमेंट लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, अचल संपत्ति का विक्रय इकरारनामा। देखिए अचल संपत्ति का विक्रय इकरारनामा इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे हेडिंग में लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे विक्रेता का नाम रहता है, विक्रेता। ठीक है, जो बेचने वाला व्यक्ति जो ज़मीन बेचता है उसका नाम यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे रमेश है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रमेश लिख देंगे और उसका पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे पिता का नाम और उसमें पता लिखेंगे, उसका एड्रेस जो भी जहाँ का भी रहेगा उसका पता एड्रेस रहेगा। और हो सकता है अगर आप जो है उनका आधार नंबर अगर आप लिखना चाहें तो आधार नंबर भी यहाँ पे दर्शा सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर दे सकते हैं। सेम ऐसे ही दोस्तों ये पहला हेडिंग हो गया। उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पे जो यहाँ पे क्रेता का दे सकते हैं। ठीक है, विक्रेता का पहला रहेगा, उसके बाद जो है नीचे जो है क्रेता का जो खरीदने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पे जो है मुकेश हो गया। ठीक है,
यहाँ पे मुकेश नाम का व्यक्ति खरीद रहा है, मुकेश अग्रवाल हो गया, चाहे जो भी हो गया, ठीक है। और उनका पिता का नाम रहेगा सेम ऐसे ही, पिता का नाम रहेगा और उसका पता, जो भी आपका उनका पता रहेगा, एड्रेस रहेगा, वो सारी चीज़ यहाँ पर लिखा जाता है। इनका भी जो है यहाँ पे आधार नंबर आप दर्शा सकते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है मैटर, ठीक है। मैटर यहाँ पे रहता है कि मैटर में ये लिखा जाएगा कि बेचने वाला व्यक्ति कि जो भी रहेगा यहाँ पे उनका स्वामित्व अधिकार की भूमि, जो भी गांव रहेगा गांव का नाम लिखेंगे और उस गांव में खसरा नंबर लिखा जाएगा। खसरा नंबर जो भी रहेगा, मान लीजिए 145 है, खसरा नंबर 145, रकबा 0.202 हेक्टेयर है, ठीक है, यानी कि आधा एकड़ ज़मीन है। तो इस ज़मीन को जो है मैं घरेलू पैसे की आवश्यकता पड़ने पर इस ज़मीन को मैं इनके नाम पर, मुकेश अग्रवाल को जो है इसके बेचने का इकरार किया, यानी बेचने का सौदा तय किया हूँ। और रेट जो है, जितना भी रेट रहेगा आपका, उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि आप जब 5 लाख रुपए रेट है, तो 5 लाख रुपए में जो है मैं आधा एकड़ ज़मीन को 5 लाख रुपए में बेचने का आज इकरार किया हूँ, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर लिखा जाता है। और यहाँ पे आज वतर एडवांस के तौर पर इतना पैसा जो भी आप एडवांस देते हैं, जो भी एडवांस लेते हैं, तो वो चीज़ें जो 1 लाख रुपये एडवांस या 50,000 रुपये एडवांस अदा कर लिया हूँ, इस तरीके से लिखा जाता है। और दोस्तों जब भी आप जो है एडवांस पैसा दें, एडवांस पेमेंट दें, तो ज़रूर कोशिश करें कि ऑनलाइन तरीके से आप पेमेंट दें, या फिर जो है आप NEFT RTGS या फिर जो है आप वहाँ पे चेक के माध्यम से आप पेमेंट दें। कम से कम जो है नगद कैश कम से कम दें। 20,000 से 20,000 तक दे सकते हैं, 20,000 से ऊपर का जो है नगद कैश नहीं दिया जाता है। चेक के माध्यम से या फिर कैश के माध्यम से आप यहाँ पे जो है आप एग्रीमेंट का एडवांस पैसा दे सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पर लिखा जाता है कि हम दोनों आज दोनों पक्ष होश हवासों में रहकर सुन समझ कर सही समझ कर जो है हम दोनों पक्ष इस एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किए, इस तरीके से लिखा जाता है वहाँ पे। और 2 गवाहों का साइन रहता है, 2 गवाहों की मौजूदगी में ये सारे काम होता है। और 2 गवाह रहना अनिवार्य होता है, 2 गवाहों का साइन सिग्नेचर भी रहेगा उस जगह पर, तब जाके जो है आपका एग्रीमेंट कंप्लीट बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है एग्रीमेंट को बना सकते हैं। मैं आज आप लोग को जो है नॉर्मल तरीके से एग्रीमेंट किस तरीके से लिखा जाता है, उससे कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आज आप लोग को जानकारी दिया। तो इसी तरीके से लिखा जाता है। और अगर आप लोग को डिटेल्स में जो है एग्रीमेंट किस तरीके से लिखा जाता है, ये सारी चीज़ जानकारी लेना है, तो ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से एक एक करके जो है मैंने एग्रीमेंट किस तरीके से लिखा जाता है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जो वहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे एग्रीमेंट लिखा जाता है, वो जानकारी मिल जाएगी। और आज मैंने ये बताया, ये एक नॉर्मल तरीके से ये पूरा हेडिंग मैंने आप लोग को बता दिया। इस तरीके इस प्रोसेस से जो है एग्रीमेंट बनाया जाता है। एक्चुअल आपको एग्रीमेंट देखना है कि किस तरीके से लिखा जाता है, तो मेरा और भी वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब के माध्यम से, वहाँ देखकर आप लोग वहाँ से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।